तो हम लोग देख रहे थे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ना, केंद्रीय कार्यपालिका। तो केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत हमने देखा था प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, और साथ ही प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ अन्य जो कंडीशंस थे वो सारी चीजें, जैसे कि हमने आर्टिकल 70 में देखा था कि किसी आकस्मिक परिस्थितियों में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, है ना। जबकि आर्टिकल 62 के अंदर में 5 सिचुएशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, जो कल मैंने आपको लिखाया था कि 5 परिस्थितियां तो संविधान में मेंशन है कि भाई कार्यकाल की समाप्ति हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, महाभियोग लगा के हटा दिया जाएगा, अवैध निर्वाचन घोषित हो जाएगा, या वो स्वयं इस्तीफा दे देगा। ये 5 परिस्थितियां संविधान के अनुच्छेद 62 में लिखा हुआ है। किन 5 परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि 4 परिस्थितियां ऐसी होंगी एक्सेप्ट एंड ऑफ टेन्योर, कार्यकाल की समाप्ति पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम नहीं संभालता है, बल्कि जो राष्ट्रपति वही काम आगे बढ़ाता है ना। लेकिन स्थिति क्या होती है, तो उपराष्ट्रपति बाकी 4 परिस्थितियों में राष्ट्रपति का काम करता है जब पद रिक्त होता है। तो वहां पर तो सिचुएशन लिखा हुआ था, लेकिन आर्टिकल 70 में कोई सिचुएशन नहीं लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति की पद रिक्ति, इमरजेंसी सिचुएशन में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा तो क्या होगा, है ना। ये जो है सो मुख्य तौर पे बात यहां पर किया गया है। लाइव नहीं हुआ है क्या भाई? लाइव चल रहा है ना ऑनलाइन में, ठीक। तो यहां पे इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 70 है कि इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है ना। राष्ट्रपति का एक्सीडेंट हो गया, राष्ट्रपति कोमा में चला गया, अब ना राष्ट्रपति इन है ना आउट है ना, पद पर है लेकिन काम करने में सक्षम नहीं है तो अनुपस्थित हो जाएगा। तो ऐसी अनुपस्थिति में भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लेगा। तो ये 70 में हमने ये बात करा था। आर्टिकल 71 भी हमने देखा था, जिस आर्टिकल 71 में कहा गया है 71 के अंदर में कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद होता है तो इस विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। मतलब अगर ऐसा कोई आरोप लगता है कि राष्ट्रपति का चुनाव गलत तरीके से हुआ है ना, तो ये झगड़ा अगर हो गया, ये बात अगर उठ गई, तो ये बात कहां डिस्कस होगा? सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस होगा। एंड सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज फाइनल। सुप्रीम कोर्ट जो भी इस मामले में कहेगा वो अंतिम बात होगा, उसी का बात माना जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम सब में पूछा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में अगर कोई विवाद होता है तो इसका निपटारा कहां होता है? तो सुप्रीम कोर्ट में होता है, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस मामले में अंतिम निर्णय होता है। क्लियर है? तो आप इस चीज को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आर्टिकल 72 पे हमने बात किया था, पार्डनिंग पावर, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, कि राष्ट्रपति के पास क्षमा कर देने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से सजा हो जाता है ना, अंतिम की भाई अब आपको ये सजा भुगतना है, तो उसके बाद लोग राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन लेके जाते हैं। मर्सी पिटीशन मतलब कि क्षमा याचिका या दया याचिका, कि भाई आप हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हुई है ना, कोर्ट ने हमें सजा सुना दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी सजा को माफ कर दिया जाए। तो ऐसे में राष्ट्रपति इसी आर्टिकल 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत जो है वो राष्ट्रपति इस पर काम करता है ना। और अगर उसको लगता है कि माफ करना चाहिए तो माफ करेगा, लगता है कि नहीं माफ करना चाहिए तो नहीं माफ करेगा। उस पर कोई प्रेशर नहीं कि माफ कर ही देना है, ये उसका पावर है, और वो चाहे तो इसका यूज कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं यूज कर सकता है। ठीक है, जैसा कि कल ही मैंने आपको बताया था कि माफ कर देने का मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से माफ कर देगा और फ्री छोड़ देगा आपको। माफ करने का मतलब कुछ भी हो सकता है। आपको 10 साल का सजा हुआ है, कह देगा ठीक है 5 साल काटो, 5 साल माफ कर दिया, ये भी एक प्रकार की माफी हुई है ना। आपको फांसी का सजा हुआ है तो कह देगा कि चलो ठीक है तुमको फांसी नहीं होगा
तुमको उम्र कैद होगा, है ना, तो सजा की प्रकृति बदल देगा। कुछ बहुत रेयरेस्ट कंडीशन आपके साथ बना हुआ है ना, जैसे कोई महिला है ना, प्रेग्नेंट है और उस स्थिति में उसको सजा हो गया है, तो ऐसे में वो क्षमा मांग सकती है, राष्ट्रपति से दया याचिका लेके जा सकती है कि भाई हमारा सिचुएशन ऐसा नहीं है कि हम इस दंड को भुगत सके। तो ऐसे में राष्ट्रपति उसकी परिस्थितियों को देखते हुए उसे कह सकता है कि कम से कम जिस समय तक उसको हेल्थ सर्विस चाहिए तब तक उसको फ्री रखा जाए या उसको उसके घर पे ही रखा जाए पुलिस की निगरानी में, ताकि उसको हेल्थ सर्विस मिलने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो इस तरह की परिस्थितियों के हिसाब से भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। यह भी पावर है राष्ट्रपति के पास कि वो चाहे तो पूरा का पूरा माफ कर दे, है ना, एकदम फ्री ही कर दे कि जाओ भाई अब हो गया तुम्हारा, है ना। तो ये जो कुछ भी राष्ट्रपति करेगा वो आर्टिकल 72 के माध्यम से करेगा। क्लियर है? यहां तक के बात कर लिए थे हम लोग। अब हम लोग को देखना था आर्टिकल 73, है ना, आर्टिकल 73। अनुच्छेद 73, हाँ, पार्डनिंग पावर, ठीक है, क्षमा दान शक्ति, ठीक है, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 73 क्या कहता है? तो आर्टिकल 73 कहता है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर, एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर, है ना, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अब देखिए राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का क्या मतलब है? तो यहां पर मतलब है कि देखिए देश का अगर कोई भी काम होता है, कोई भी काम, तो राष्ट्रपति के नाम से होता है, प्रेसिडेंट के नाम से होता है, कुछ भी, क्योंकि राष्ट्रपति इस देश का सबसे बड़ा पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। जब राष्ट्रपति स्टार्ट किए थे तभी आपको बताया था कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक मुखिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, भारत का पहला नागरिक है वो, है ना। इससे पूछा जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। लेकिन साथ साथ हमने आपको यह भी बताया था कि राष्ट्रपति हमारे देश का नाम मात्र का प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री है ना। तो सारा काम होता है राष्ट्रपति के नाम से, लेकिन वो काम सब करवाता है प्रधानमंत्री। इसलिए भी देखिए सब चीजें मोदी जी का नाम होता है, मोदी जी ये, मोदी जी वो, इससे पहले मनमोहन सिंह ये, मनमोहन सिंह वो, उससे पहले अटल जी ये वो, क्योंकि ये लोग प्राइम मिनिस्टर थे। कोई कहता है कि द्रौपदी मुर्मू ऐसा कर रही हैं, कोई कहता है कि रामनाथ कोविंद ऐसा किए, कोई कहता है प्रणब मुखर्जी ऐसा किए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने ऐसा किया, कोई नहीं कहता, सब प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट, हमारे राज्य का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि संसदीय सरकार का स्वरूप में शासन के दो प्रमुख होते हैं, एक नाम मात्र का और एक वास्तविक, जो कि हमने ब्रिटेन से लिया है। तो ब्रिटेन में भी दो प्रमुख होते हैं, एक ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर और एक ब्रिटेन का राजा, है ना। वैसे हमारे यहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, लेकिन अमेरिका में आप देखिएगा तो एक ही आदमी होता है राष्ट्रपति। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अमेरिका में सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप काम करता है और अध्यक्षात्मक स्वरूप में शासन का एक ही प्रमुख होता है, वो वास्तविक ही होता है। इसलिए अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो सर्वशक्ति संपन्न होता है। हमारे देश का राष्ट्रपति सर्वशक्ति संपन्न न होता है, सर्वशक्ति संपन्न प्रधानमंत्री होता है। लेकिन हां, काम जो सारा होगा वो राष्ट्रपति के नाम से होगा, क्योंकि राष्ट्रपति को सबसे बड़ा माना गया है कि यह सबसे बड़ा पद है ना। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि राष्ट्रपति क्या है जी? ये राष्ट्रपति घर में इसका स्थिति वही है जो फूफा जी का होता है,
है ना। फूफा जी लोग का कैसे स्थिति होता है घर में, मान सम्मान खूब रहेगा, बतवा कौन नहीं मानेगा। देखते हैं फूफा जी लोग की बात कौन सुनता है जी, नहीं सुनता है। लेकिन हाँ, टाइम पर उनको नाश्ता मिल जाएगा, चाय मिल जाएगा, सब मिल जाएगा कि भाई वरिष्ठ हैं, वयोवृद्ध हैं, तो भाई इनको सम्मान में कमी नहीं करना है। लेकिन इनका बतवा कौन नहीं सुनेगा। एक होता है जीजा जी, हाँ, नयका बहाली, बिल्कुल ये नया वैकेंसी है ना, ये नयका वैकेंसी रहता है। तो नयका वैकेंसी के पास खूब पावर रहता है, ये प्रधानमंत्री है। नया नया शादी होता है, जो जीजा सब जो आता है घर और में, देखते हैं वो सब कितना पावर में घूमता है जी। वो लगता है कि एकदम उसके पास पूरा जो एग्जीक्यूटिव पावर उसके अंदर में निहित है। और घर का सदस्य सब भी क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या चाहिए, है ना, एवरीथिंग, उसके लिए सारे सर्विसेज उसको तुरंत अवेलेबल कराए जाते हैं, है ना। तो ये जो होता है ज्यादा पावरफुल, आई होते हैं कम पावरफुल। तो हमारे देश में भी स्थिति है, राष्ट्रपति का स्थिति फूफा जी के समान है, मान सम्मान में कोई कमी नहीं, लेकिन पावर कम है। पावर कम क्या है, ये नहीं है। अब प्रधानमंत्री, सारा पावर उसी के पास है, पूरा का पूरा पावर जो है सो सब उसके पास है, सारा चीज यही जो है सो डिलीवर करता है। इसलिए उसको घर में जो जीजा सब का स्थिति होता है वही सब क्या है, प्रधानमंत्री है। लेकिन वही बात है कि यहां पर बहुत ज्यादा जो आदमी कॉन्फिडेंस में घूमता है, उसको समझना चाहिए कि इसी का ना प्रमोशन होके जाएगा। यहां फूफा आखिर बनता कौन है जी, जीजे ना फूफा बनता है। तो जब जीजा है तब वो बेचारा को कंट्रोल में रहना चाहिए, कैसे कि जिस दिन वो फूफा बनेगा तो घर का बचवा सब उस दिन बदला लेगा उससे, है ना। अभी जो पूरा टहलाई करवा रहा है उस दिन कोई उसका बात नहीं सुनेगा, है ना, क्योंकि तब उसका प्रमोशन हो गया रहेगा। तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि प्रशासन में आप देखिएगा, प्रशासन में जब किसी का प्रमोशन होता है तो प्रमोशन हर समय पारितोषिक नहीं होता, प्रमोशन कभी कभी दंड भी होता है। आपको लगेगा आपका प्रमोशन हो गया, आप जिला के एसपी खूब बढ़िया काम कर रहे हैं, जिला के कलेक्टर हैं खूब बढ़िया काम कर रहे हैं, खूब बढ़िया से सारा चीज देख रहे हैं, और सरकार को लग गया कि नहीं ये हमारा हिसाब से नहीं चल रहा है। तो ईमानदार आदमी है, अब सरकार क्या करे भाई, क्योंकि अगर कुछ गलत करेगी तो जनता हो सकता है खिलाफ में चली जाए, तो सरकार प्रमोशन दे देती है। ले, अब प्रमोशन दे दी तो जनता भी खुश कि बढ़िया काम किया तो प्रमोशन हो गया, आपको मिलेगा कि प्रमोशन हो गया, लेकिन पावर आपका खत्म हो गया। क्योंकि प्रमोट करके अब डिस्ट्रिक्ट में जो पूरा पावर आप यूज कर रहे हो वो पावर यूज कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। तब प्रमोशन एक प्रकार का सेंटरिंग होता है, हर बार प्रमोशन पारितोषिक नहीं होता, बहुत बार प्रमोशन दंड भी होता है। आपको लगता है कि प्रमोशन हो गया, जनता भी खुश, लेकिन आप व्यक्तिगत तौर पे अनुभव करेंगे कि आपके पास जो पावर था वो पावर आपका छिन गया और आपके पास दूसरा को बैठा दिया गया। तो जब भी पोस्ट जनरली जो प्रशासन में प्रमोशन होता है तो इस तरह की स्थितियां होती हैं, है ना। क्या प्रमोशन तो आपको एक नियम के हिसाब से आपको मिलता ही है, सब लोगों को मिलता है, और कभी कभी अच्छा काम करने की वजह से जल्दी प्रमोशन मिल जाता है। तो अब ये आपको प्रशासन की जो जिम्मेवारी है और प्रशासन आपको देगी, ये आप नहीं कर सकते इनको प्रमोशन नहीं लेना है ना। तुरंत लेटर आ जाएगा ऊपर से गृह मंत्रालय से, लेना पड़ेगा, कैसे नहीं लीजिएगा, आप सिस्टम के पार्ट है। हाँ, सब लोग तरसता है, लेकिन कुछ ऑफिसर्स होते हैं ईमानदार, उनको लगता है कि नहीं हम अगर इस लेवल पे काम कर रहे हैं तो हमको पहले यहाँ सब कुछ ठीक कर देना है, और ठीक करके तब हम प्रमोशन लेंगे, है ना। लेकिन तब सब सरकार को लग रहा है कि ये ठीक करने के चक्कर में हमको ठीक कर देगा, है ना। तो हाँ, इसलिए इसको प्रमोशन करके हटा दो रास्ता से। हाँ, नहीं, ये नहीं हो सकता है, आपको लेना ही पड़ेगा, है ना। सरकार जब एक बार लेटर वहां से आ जाएगा, प्रमोशन लीजिएगा तो क्या करेगी सरकार, अपने छुट्टी पर भेज देगी। सरकार के पास बहुत हथियार है, आप अगर बहुत ज्यादा तेज बनिएगा तो सरकार एक ऑर्डर निकाल देगी और कहेगी कि हम इस अधिकारी को, ये बहुत थकावट हो गया है इनको काम करते करते, तो हम इनको छुट्टी पर भेजते हैं। आप छुट्टी मांगे भी नहीं है, सरकार आपको छुट्टी दे दी, चलिए आपके जगह पर दूसरा को भेज देगी, अपना काम करवा लेगी सरकार। सरकार सबसे बड़ी अथॉरिटी है ना, सरकार सब कुछ कर सकती है। हम मतलब ऑफिसर्स क्या है, ऑफिसर्स को तो भाई उनके इर्द गिर्द घूमना है ना, बाकी पूरा काम तो उन्हीं को करना है ना, वही सब चाहते हैं, उसके हिसाब से होता है। तो बहुत बार प्रमोशन भी एक प्रकार से डिमोशन जैसा ही होता है ना। सुख सुविधा हो सकता है कि भर जाए, आपका बढ़ जाएगा, लेकिन पावर आपका कम हो जाएगा। तो आर्टिकल 73 कहता है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, इसका मतलब यह है कि केंद्र के द्वारा कहीं भी कोई भी काम होगा,
कोई भी निर्णय लिया जाएगा, कोई भी नियुक्ति होगी, किसी भी प्रकार का कोई काम अगर सेंट्रल की गवर्नमेंट करती है तो उस पर राष्ट्रपति का नाम लिखा होगा और यह कहा जाएगा कि राष्ट्रपति के आदेशानुसार हो रहा है। मतलब राष्ट्रपति के बिना मर्जी के नहीं हो सकता है, राष्ट्रपति के मर्जी से ही होता है, राष्ट्रपति के परमिशन से ही होता है, राष्ट्रपति के नाम से होता है। लेकिन हां, राष्ट्रपति से यह सब कुछ कराने वाला, राष्ट्रपति को सलाह देने वाला प्रधानमंत्री बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए केंद्र के स्तर पर कोई भी नियुक्ति होती है, कोई भी काम होता है, सब राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति के नाम से होता है। क्लियर है, समझ रहे? तो ये तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मैटर था। अब इसके बाद आपको यहां पर शुरू होता है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, आर्टिकल 74-75। इसमें आपको प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में जानना समझना है। तो एक हेडिंग बनाइए, प्रधानमंत्री, हाँ, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, P&N, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, आर्टिकल 74 एंड 75। और ये पार्ट अभी कौन सा चल रहा है जी हम लोग का? भाग 5 है ना, भाग 5 का हम लोग बात कर रहे हैं अभी। और भाग 5 में कहां से कहां तक पढ़ना है हम लोगों को? 151 तक है ना, 52 से लेके 151 तक हम लोग को भाग 5 में पढ़ना है। इसलिए अभी हम लोग 74-75 पे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये पार्ट 5 के अंतर्गत ही प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए कि आर्टिकल 74 क्या कहता है जी। आर्टिकल 74 क्या कहता है, तो लिखिएगा क्या कहता है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 कहता है कि एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री अंडर द लीडरशिप ऑफ या अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, जिसके सलाह और परामर्श से राष्ट्रपति काम करेगा। जिसके सलाह और परामर्श से राष्ट्रपति काम करेगा। ओके, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हाँ, एक ही वर्ड है, सलाह परामर्श एक ही वर्ड है। मतलब कि सलाह देगा, परामर्श करेगा और उसके ही परामर्श पर राष्ट्रपति काम करेगा। मतलब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा, यह संविधान में ही लिखा हुआ है जी, है ना। संविधान में ही यह बात कहा हुआ है। ये आर्टिकल 74 आपको ध्यान से समझना है, जो कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होगी, है ना, और ये अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीएम, प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होंगे, और इनके ही एडवाइस पर, इनके ही कॉन्सुलेशन पर, यानी कि परामर्श पर क्या होगा? राष्ट्रपति काम करेगा। माने कि राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करेंगे, कुछ करेंगे सब राष्ट्रपति ही, लेकिन अपने मन से नहीं करेंगे। कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री जो कहेगा राष्ट्रपति को वैसे करना होगा। ठीक है, तो जो कुछ भी होता है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है, संविधान के मुताबिक ही होता है ना। संविधान में यही बात जो है सो मेंशन है। ठीक है, अब बात है कि मंत्री परिषद क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री क्या होती है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो न्यूज़पेपर में आप ये पढ़ते होंगे कि आज
मंत्री परिषद की बैठक है। कभी कभी पेपर में आता है, कभी कभी लिखा रहता है पेपर में कि आज प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे, कैबिनेट की बैठक करेंगे। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री? मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या अंतर है? अगर ऐसी बातें कही जा रही हैं कि आज प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बैठक करेंगे, या यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आज कैबिनेट की बैठक करेंगे, तो इसका क्या मतलब है? जी कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं जी, तो प्रधानमंत्री सारे कैबिनेट मंत्री को बुलाते हैं। जैसे हर स्टेट के मतलब होता है ना, जैसे संसाधन मंत्री है, सब उनकी बैठक होती है। हर स्टेट का संसाधन मंत्री देश में जैसे संसाधन मंत्री हो गए, राज्य मंत्री, जो भी मतलब सब मंत्री हैं, जैसे मत्स्य मंत्री, ये सब होते हैं ना, हाँ, उन लोग की बैठक होती है कैबिनेट में, मतलब जैसे प्रधानमंत्री की बैठक में। और मंत्री परिषद में जैसे राज्य के जो बनाए जाते हैं, राज्य के लिए राज्य के मंत्री जो होते हैं, उन लोग की बैठक। राज्य के कौन मंत्री होते हैं? जैसे में जैसे बिहार में जैसे हो गया ना, सबका मतलब पार्ट बाय पार्ट बटा हुआ है। जैसे तो बिहार के जो मंत्री हैं या यूपी के जो मंत्री हैं, इन लोग, ठीक। और कोई? पेपर तो पढ़ते ही होंगे अभी आप लोग, रोज ये सब बात सुनते देखते होंगे। कैबिनेट मंत्री जो बनते हैं वो लोग तो स्पेशल जाते हैं ना राज्य की तरफ से, या प्रधानमंत्री खुद ही नियुक्त करते हैं? हम कहाँ कुछ अभी 1 मिनट 2 मिनट कहने का बात नहीं है, हम तो अभी हम हाँ, वही हुआ। हेलो, कहा बहुत देर से हम आप ही को देख रहे हैं। हाँ, चलिए, हो गया। बहुत अतरंगी जवाब दे रहे हैं आप लोग, है ना। सब लोगों के जो जवाब आ रहे हैं ना, बहुत अतरंगी टाइप के आ रहे हैं, ठीक है। और ये सब के सब गलत जवाब हैं, फालतू जवाब है सब के सब, है ना। आप लोग का अपमान करने का मेरा कोई मकसद नहीं है, लेकिन गलत बोल रहे हैं आप लोग। और इतना आप लोगों को तो बहुत पढ़ के अनुभव भी हो जाना चाहिए जी, है। पेपर तो रोज ही पढ़ते होंगे ना आप लोग। मुख्यमंत्री जाके वहां बैठते हैं, राज्य के मंत्री जाके बैठते हैं, इसका मतलब कि पूरा सिस्टम को आप समझे नहीं अभी तक देश के। ये दिक्कत है हमारी देश का। हमारे देश में तो देख रहे हैं, रोड चौराहे पर लोग पॉलिटिक्स बतियाते हुए बैठ जाएंगे। प्रधानमंत्री ये कर रहा है, प्रधानमंत्री वो नहीं कर रहा है, मुख्यमंत्री ये कर रहा है, मुख्यमंत्री वो नहीं कर रहा। लेकिन ये पता नहीं कि प्रधानमंत्री करता कैसे क्या है, मुख्यमंत्री करता कैसे क्या है। पॉलिटी एक ऐसा विषय है, मेरा ऐसा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि हम लोग तो चूंकि सिविल्स के फील्ड में तो पढ़ना कंपलसरी है इसको। अब आप लोग भी चूंकि शिक्षक बनना है तो बीपीएससी का तो पढ़ना कंपलसरी, लेकिन देश के हर नागरिक को, भले वो कोई एग्जाम उसको देना हो या नहीं देना हो, ये विषय जरूर पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि नागरिक अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या अधिकार देता है, और आपको यह पता चलेगा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपके देश में किस प्रकार की व्यवस्था को स्थापित किए हुए है। पता नहीं है, कह रहे मोदी जी खराब कर रहे, मनमोहन सिंह ने खराब कर दिया। छोटा सा काम है एक व्यक्तिगत तौर पे संविधान को पढ़ के समझ लेना, लेकिन हम तब तक पढ़ने नहीं जाते, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। हम लोग भी क्यों पढ़े? क्योंकि सिविल्स में जाना था इसलिए पढ़े। नहीं जाना होता तो कोनो फैक्ट्री में होते, चाहे कहीं इंजीनियर डॉक्टर बन के कुछ कर रहे होते, क्योंकि उनको भी ये तो नहीं पढ़ना ना, उनको भी ये नहीं पढ़ना। लेकिन ये सिस्टम ऐसे ही चल रहा है, तो इस सिस्टम को जानने समझने के लिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, केंद्र में अगर राज्य मंत्री या कोई मंत्री कह रहा है ना, उसका कोई संबंध किसी राज्य से नहीं होता है जी, वो केंद्र का ही आदमी है। अब मुख्यमंत्री महोदय का तो कोई मतलब ही नहीं है वहां पर। मुख्यमंत्री केंद्र में क्या करेगा? वो अपना यहां रहेगा, वो राज्य में अपना संभालेगा जो संभालना होगा। तो कैबिनेट मिनिस्टर और कैबिनेट के साथ मंत्रिपरिषद, इसमें क्या है देखिए, थोड़ा समझ लीजिए, इसको लिख लीजिएगा।
ताकि भविष्य में कभी कोई दिक्कत ना हो। एक होता है मंत्री परिषद, है ना, और एक होता है मंत्रिमंडल। अभी जो मैंने आप लोगों से यही सवाल पूछा था, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। देखिए, मंत्रिमंडल को ही इंग्लिश में कैबिनेट बोलते हैं जी, है ना। मंत्रिमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैबिनेट। और मंत्री परिषद को इंग्लिश में बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। ये इंग्लिश में जानना जरूरी है, नहीं तो क्या होता है बहुत बार इंग्लिश में हिंदी में कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो इसको इंग्लिश में काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और इसको कैबिनेट। देखिए, केंद्र में सामान्यतः हमारे देश में मंत्री 3 तरह के होते हैं। सेंटर में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, ठीक है। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री और एक होते हैं राज्य मंत्री और एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री, उप मंत्री का एक अलग से कंसेप्ट था, लेकिन अब भारत में वो नहीं है। भारत में यही 3 ही है, पहले 4 होता था, लेकिन अब भारत में बस ये 3 ही होता है, ठीक है। तो मंत्री 3 तरह के होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री और एक होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट 4 मंत्री 3 तरह के, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, स्टेट इंडिपेंडेंट मिनिस्टर, ठीक है। क्लियर है? तो केंद्र में मंत्री कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, है ना। एक हो जाएगा कैबिनेट मिनिस्टर, एक हो जाएगा स्टेट मिनिस्टर और एक हो जाएगा स्टेट इंडिपेंडेंट। इसमें देखिए जिनके साथ भी स्टेट लगा हुआ है ना, तो स्टेट का मतलब ये नहीं सोचना है कि बिहार का या यूपी का या कहीं नहीं। स्टेट का मतलब किसी राज्य से है ही नहीं यहां पर, ठीक है। जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है ये सबसे पावरफुल होता है, सबसे शक्तिशाली होता है ना। तो देखिए, इन तीनों मंत्रियों को एक साथ कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट इंडिपेंडेंट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर, इन तीनों मंत्रियों को एक साथ कहा जाता है मंत्री परिषद। इन तीनों को एक साथ क्या कहते हैं? मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आज आप पेपर में यह पढ़ते हैं या कभी भी अगर आप यह पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री आज मंत्री परिषद की बैठक करने वाले हैं, तो इसका मतलब हुआ कि उस मीटिंग में कैबिनेट, स्टेट इंडिपेंडेंट और स्टेट तीनों पार्टिसिपेट करें, ठीक है। अब देखिए, समझ रहे हैं ना, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मंत्री, जब इन तीनों को एक साथ प्रधानमंत्री मीटिंग करेंगे तो लिखा जाएगा कि आज प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बैठक करने वाले हैं। क्लियर है? जब ये तीनों मिनिस्टर्स एक साथ बैठेंगे तो। अब ये मंत्रियों में अंतर क्या होता है ये समझ लीजिए। कैबिनेट मिनिस्टर सबसे पावरफुल होता है, प्रधानमंत्री के सबसे विश्वासी लोग जो होते हैं उसको प्रधानमंत्री कैबिनेट में रखते हैं, है ना। जैसे कि अभी अमित शाह गृह मंत्री, है ना, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, है ना। तो जो जो उनके विश्वस्त लोग हैं, एस जयशंकर विदेश मंत्री, है ना, जो उनके विश्वास, जिसको कोई बहुत विश्वास करते हैं, बहुत योग्य मानते हैं, तो ऐसे 15-20 लोग ऐसे हैं प्रधानमंत्री के विश्वस्त जिनको प्रधानमंत्री कैबिनेट में रखते हैं, जिनको सारा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री देते हैं। और जनरली प्रधानमंत्री कैबिनेट का ही बैठक बुलाते हैं। और कैबिनेट मंत्री जो होता है, उस कैबिनेट मंत्री के अंदर में ही होता है राज्य मंत्री, ये उसके अंदर में ही होता है, अलग से उसको कोई विभाग नहीं देते। जैसे कि आप सुनते होंगे गृह राज्य मंत्री, गृह मंत्री हैं अमित शाह और गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय। तो अब इसका मतलब ही नहीं कि नित्यानंद राय बिहार के मंत्री हैं चाहे किसी राज्य का, जी नहीं, पूरा भारत वो भी देख सकते हैं, पूरा भारत भी उनके ही कंट्री से अमित शाह देखते हैं पूरा भारत, वैसे वो भी देखेंगे,
किसी राज्य मंत्री कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उसका किसी राज्य विशेष से संबंध है। वो सेंट्रल का मिनिस्टर है, पूरा देश उसकी जिम्मेवारी है। तो राज्य मंत्री का देखिए क्या काम है, कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर में ही काम करता है ना। मतलब कि अमित शाह के अंदर में ही काम कर रहे होंगे नित्यानंद राय, स्वतंत्र काम नहीं कर रहे होंगे। बात आई समझ में? तो अब देखिए, तो मोदी जी जिस दिन कैबिनेट का बैठक बुलाएंगे उस दिन नित्यानंद राय नहीं जाएंगे, उस दिन खाली अमित शाह जाएंगे। लेकिन जब मोदी जी कहेंगे कि नहीं आज हम मंत्री परिषद की बैठक करने वाले हैं, तो अमित शाह के साथ फैलवा ले नित्यानंद राय हो जाएंगे भीतर। क्यों? क्योंकि आज मंत्री परिषद की बैठक है, उनको भी जाने का अधिकार है। बात समझ आ रही है? तो कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर में होता है राज्य मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट चार्ज। ये क्या होता है? तो ये भी मंत्री होता है, इसको भी विभाग दिया जाता है, इसको सारा सुख सुविधा सब कैबिनेट मंत्री के बराबर ही मिलता है, ज्यादा अंतर नहीं रहता है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट चार्ज है। इंडिपेंडेंट चार्ज मतलब इसके ऊपर कोई नहीं होता है, ये सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। जैसे कि यहां राज्य मंत्री के ऊपर में कैबिनेट मंत्री है ना, लेकिन यहां स्वतंत्र प्रभार के ऊपर में कोई मंत्री सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगा, है ना। तो जब मंत्री परिषद का बैठक प्रधानमंत्री करेंगे तो ये तीनों जाएगा, कैबिनेट भी जाएगा, स्टेट मिनिस्टर भी जाएगा और स्टेट इंडिपेंडेंट मिनिस्टर भी जाएगा। और मैं ये बार बार बोल रहा हूं, दिमाग में बैठा लीजिएगा इसको, कि स्टेट मिनिस्टर कहने का संबंध किसी राज्य से नहीं है। हाँ, वही इन लोग का शपथ होता है, अपना सब वो क्लियर हो जाता है क्या? हाँ बिल्कुल, वही डिसाइड करते हैं। हाँ, स्वतंत्र प्रभार जैसे कि देखिए, कोई भी विभाग वो सरकार पर डिपेंड करता है। सरकार आपको कोई विभाग दे दी, ठीक है, और हो गया आपका कि इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट चार्ज, अब देखिए यहां पर नित्यानंद राय अपने मन से कुछ कर पाएंगे? अमित शाह से पूछना पड़ेगा, कैसे कि वो कैबिनेट के अंदर में है। लेकिन यहां मान लीजिए कोई स्वतंत्र प्रभार में आ गया, ठीक है, कोई भी विभाग से सरकार सोचेगी, कोई भी गृह मान लीजिए अगर यहीं पर अमित शाह इनके ऊपर काम कर रहे हैं और अमित शाह नहीं है, कहीं चले गए, तबियत खराब हो गया, छुट्टी हो गई, कुछ दिक्कत हो गया, तो अभी क्या हो गया? अब तो ये स्वतंत्र प्रभार हो गया, यही आदमी स्वतंत्र प्रभार हो गया। अब इसको किसी से पूछने की जरूरत है? अपने काम करेगा। और लिमिटेड होता है या जैसे जो मंत्रिमंडल किसमें पहले जितना समझा रहे उतना समझिए, ठीक है ना, इसके बाद हम वो समझाएंगे। तो बता रहे हैं ना, समझिए पहले, ठीक ना। अपने सब घूमने लगिएगा तो खिचड़ी बन जाएगा। हाँ, पहले समझिए, ये दोनों समझ में आया ना। पूरा मंत्रिमंडल का सीट निश्चित है, पूरा मंत्रिमंडल का सीट निश्चित ये है कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15%, लोकसभा में जो टोटल स्ट्रेंथ होता है ना, उसका 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं। तो वर्तमान में टोटल स्ट्रेंथ 545 का है, उसका 15% निकालिएगा तो 82 के अप्रोक्स में आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपको उतना से ज्यादा मंत्री नहीं बनाना है, यह सरकार की जिम्मेवारी है कि उतना ज्यादा वो नहीं बनाएगी, ठीक है। उससे कम रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो 3 तरह के कैटेगरी में मंत्री रहते हैं। कैबिनेट जो सबसे पावरफुल है, स्टेट मिनिस्टर जो कैबिनेट के अंदर में काम करता है, और एक स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। इसके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं रहता है, इस स्वतंत्र काम करता है। इसको अगर मान लीजिए इसको दिया गया सैन्य विभाग, ठीक है, तो ये अपना स्वतंत्र रूप से सैन्य विभाग चलाएगा, और सीधे इसको रिपोर्ट करना होगा तो ये प्रधानमंत्री को करेगा। इसके ऊपर अब कोई नहीं है, सीधे नाम ही स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट चार्ज। मतलब कि किसी का अंडर में काम नहीं कर रहा है, ये स्वतंत्र काम कर रहा है। जैसे कैबिनेट यहां पर काम कर रहा है ना स्वतंत्र, क्योंकि कैबिनेट के ऊपर तो सीधे प्रधानमंत्री है, कैबिनेट के अंदर में ना राज्य मंत्री है, लेकिन कैबिनेट अमित शाह तो अपना स्वतंत्र काम कर रहे हैं ना। वैसे ये भी यहां जो आदमी रहेगा वो स्वतंत्र काम करेगा, लेकिन बाद में वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगा। कितना लोग होगा नहीं होगा ये तय नहीं होता है, एक फिक्स नंबर तय है। अब जैसे आपके घर में 15 को कमरा है, तो आपको पता है कि 15 को कमरा है, और 2 में आप खुद रहते हैं, तो बच गए आपके पास 13 कमरा, जिस 13 में आप गेस्ट रख सकते हैं। तो 13 में आपको कैसे रखना है, 13 में कहां पर वीआईपी लोग रहेंगे और कहां पर नॉर्मल लोग रहेंगे और कहां पर कॉमन लोग रहेंगे, ये आप डिसाइड करें। ठीक उसी प्रकार का बात है कि 15% मंत्री होंगे केंद्र में, निश्चित है।
अब 15% में से प्रधानमंत्री कितना को कैबिनेट में रखेंगे, कितना को राज्य मंत्री में डालेंगे और कितना को स्वतंत्र रखेंगे, ये उनकी जिम्मेवारी है। इस पहले से निश्चित नहीं है नंबर, कितना नंबर बनाएंगे चाहे इतना रखेंगे। नहीं समझ में आया बात? अभी समझ में आया बात? आते तो धैर्य रखना होता है, ठीक है। अब देखिए, अब नहीं समझ तो एक और मामला समझिए कि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि राज्य मंत्री है, ठीक है, जैसे आप में तो बहुत सारा लोग शादी उदी हो गया है जी आप लोगों का, है ना, तो बहुत लोग तो है कि मैरिड है। तो क्या होता है कि जब तक आदमी का शादी नहीं हुआ है तब तक आदमी होता है क्या, स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट चार्ज। उसको कोई टेंशन है? 10 बजे लेट नहीं, 3 बजे भेंट नहीं वाला बात है ना। वो कबो कहीं रहेगा, कबो कहीं रहेगा, कबो कहीं रहेगा, है ना, उसको ज्यादा तनाव नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही शादी हो गया, जैसे ही मैरिज हो गया, अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा वो राज्य मंत्री, और जो पत्नी जो आएंगी वो हो जाएगी कैबिनेट। अब वो क्या रहेगी, वो रहेंगी कैबिनेट। अब वो हो गए पति महोदय, हो गए राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री अपना मर्जी से कोई काम नहीं करेगा। अब राज्य मंत्री को कुछ करना है तो अपना कैबिनेट से पूछना है। कैबिनेट पास कर दिया कि हाँ भाई ठीक है कर लो, तो कर लो। कैबिनेट कह दिया कि रात को 9 बजे से पहले अगर ना आई लो घरे तो सोच ले और क्या उपाय हो, तो है ना। अब कैबिनेट का आदेश है, कहीं रहिएगा, 8:30 बजते बजते घरे पहुंच जाइएगा, नहीं तो बाकी रात में क्या दुर्दशा होने वाला है वो आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते, है कि नहीं। क्योंकि कैबिनेट क्या होता है, पावरफुल होता है, कैबिनेट पावरफुल है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि उसके बाद आपको फिर इंडिपेंडेंट चार्ज होने का चांस है। कब? जब वो कहेगी कि हमको तनी मायके जाना है, तो जितना जो कैबिनेट जो राज्य मंत्री तुरंत चाहते क्या जाना है, कल का अभी पहुंचा देते हैं, चलो ना भाई, क्योंकि वो पहुंचा देगा। और जैसे पहुंचा देगा वो स्वतंत्र प्रभार हो गया, फिर इंडिपेंडेंट चार्ज। अब फिर अपना मर्जी से जिएगा 10-12 दिन 15 दिन, फिर जैसे ही उधर से कैबिनेट वापस आएगा फिर हो गया राज्य मंत्री। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टेट मिनिस्टर ही इंडिपेंडेंट चार्ज हो जाता है। जैसे कि जब अरुण जेटली वित्त मंत्री थे तो उनका तबीयत बहुत खराब रहता था, तो कभी कहीं इलाज कराने गए, कभी कहीं इलाज कराने गए, कभी कहीं इलाज कराने गए। तो ऐसे में काम कौन करता था? वित्त राज्य मंत्री काम करता था, क्योंकि उस समय क्या होता था, वो स्वतंत्र हो जाता था, क्योंकि उसका कैबिनेट इलाज कराने गया हुआ है। सुषमा स्वराज जी अब नहीं है, लेकिन जब विदेश मंत्री हुआ करती तो उनका भी लास्ट टाइम में बहुत तबीयत खराब रहा था, तो इलाज कराती रहती थी, तो काम कौन संभालता था? विदेश राज्य मंत्री। तो कहने का मतलब है कि स्टेट मिनिस्टर ही बहुत बार इंडिपेंडेंट चार्ज हो जाता है। साथ साथ ये पद इसलिए भी बनाया गया है ताकि गठबंधन के दलों को संतुष्ट किया जा सके। अब कोई गठबंधन में है और कह रहा है कि हमको कैबिनेट में रखिए, अब प्रधानमंत्री को कैबिनेट में रखने का उसको मन नहीं है, तो क्या करेंगे, बोले यार कैबिनेट में तुमको नहीं रख रहे हैं, तुमको स्वतंत्र चार्ज दे रहे, जाओ ना, सारा सुख सुविधा तुमको वही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे हमको रिपोर्ट करना। वो भी खुश, प्रधानमंत्री काम भी खुश, है ना। तो यहां पे इस प्रकार से होता है। बताइए समझ में कि ये कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, स्टेट मिनिस्टर क्या होता है, स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होता है। ये तीनों को मिला के क्या कहेंगे, मंत्री परिषद। तो अब समझ में आया कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बैठक करेंगे तो कौन कौन शामिल होगा। हाँ बिहार, हाँ तो गृह राज्य मंत्री है, गृह राज्य मंत्री है। तो स्वतंत्र प्रभार में अभी अपना यहाँ कोई नहीं काम कर, जैसे जनरल बीके सिंह का नाम आप लोग सुने होंगे। बीके सिंह को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है ना। बीके सिंह जो है, जो जनरल रह चुके हैं, अभी सरकार में हैं, तो उनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया था, ठीक है। तो बहुत बार सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार किसको कौन सा विभाग स्वतंत्र प्रभार में देती है ना। कोई किसी को भी दे सकती है, वो सरकार निश्चित करेगी क्या। हाँ बिल्कुल, सरकार देखिए इस सरकार पर निर्भर करता है। ये देखिए 3 गो कैटेगरी हो गया है ना। अब किस कैटेगरी में किसको रखना है नहीं रखना ये सरकार तय करेगी, है ना। अब जैसे मैंने कहा कि आपके घर में 15 गो रूम है, तो रूम तो आपके पास लिमिटेड ही ना है। अब उसमें आप उस रूम को खाली रखिए, चाहे रेंट पर लगा दीजिए, है ना, ये आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन हाँ 15 से ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्र में कितने मंत्री हो सकते हैं,
तो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15%। यही नियम राज्य में भी लागू होता है कि राज्य में मंत्री कितने होंगे, तो राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15%, है ना। तो ये 15% का रूल आपको ध्यान रखना है। और ये 15% का नियम कब बना, पहले ही नियम नहीं था, इसलिए भर भर के सब मंत्री बन जाता था। सबको मंत्री बना, सरकार सबको मंत्री बना देती थी, कैसे गठबंधन न टूटे, सबको खुश रखने के लिए। तो फिर हुआ कि नहीं, ये सही ठीक बात नहीं है, संविधान में संशोधन किया गया और 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, है ना, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 पास किया गया और उसी के तहत यह प्रावधान किया गया कि केंद्र में लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% और राज्य में विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% ही मंत्री बनेगा, इससे ज्यादा मंत्री नहीं बनेगा। तो नंबर निश्चित कर दिया गया। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो समझ में आया। तो अब जो आर्टिकल 74 आप लिखे हैं कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, तो मंत्री परिषद होगी, समझ गया ना, कि कैबिनेट भी होगा, राज्य मंत्री भी होगा और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी होगा, है ना। इस सबका तीनों का हेड बॉस कौन है, प्रधानमंत्री, पीएम, है ना। ये लोग जो मिलके जो सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति वही करेंगे, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम नहीं करेंगे। तो यही आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, ठीक है, काउंसिल ऑफ, शॉर्ट में आप इसको COM भी लिख सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, यानी कि मंत्री परिषद, इसको ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर्स भी कहते हैं, ठीक है, मंत्रियों का समूह, ठीक है। तो जिसमें तीनों मंत्री शामिल होते हैं वो क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद है, ठीक है। चलिए, कैबिनेट, हाँ, मंत्रिमंडल को इंग्लिश में कैबिनेट बोलते हैं, उसी को हिंदी में मंत्रिमंडल बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां अब क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब पेपर वर्क पढ़ेंगे तो एकदम समझेंगे ठीक से कि अगर प्रधानमंत्री आज मंत्री परिषद का बैठक कर रहे हैं, इसका मतलब कि कौन आ रहा है, और प्रधानमंत्री आज कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं तो कौन आ रहा है। क्लियर है, ठीक है। चलिए, अब आइए आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 ये क्या कहता है जी, आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति एंड ऑल अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, पहला बात तो ये, पहला लाइन ये समझिए कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। तो क्या राष्ट्रपति जिसको मन उसको प्रधानमंत्री बना देगा जी? क्योंकि संविधान तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री को नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो फिर राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा?
लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। बिल्कुल गुड। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, यह ठीक बात है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है। इसके लिए प्रत्येक साल चुनाव होता है और प्रधानमंत्री नियुक्त वही होगा, प्रधानमंत्री वही बनेगा जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, है ना। लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा। लोकसभा में जो बहुमत दल, यानी कि लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत आया हो, है ना। तो इससे कि क्या होता है, तो आप देखिएगा कि संसद में 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। तो महतो जी के दलान बना कर रख ले हैं, पगला सब तेज तेज आवाज करता है, शीशा होने के बाद भी बाहर आवाज रोक नहीं पाता है। लोकसभा और राज्यसभा ना। तो यहां पर जो है, अब देखिए कि राज्यसभा में का सरकार बनने से कोई लेना देना नहीं होता है, लोकसभा का मतलब होता है। इसलिए लोकसभा का चुनाव होता है, जैसे कि अभी देखिए 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। अब चर्चा चल रहा ना कि मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे कि हट जाएंगे। अब जनता जिताएगी तो ना रहेंगे, है ना। अगर हार गई उनकी पार्टी को बहुमत नहीं आता तो उनको हटना पड़ेगा, नहीं रह पाएंगे वो। तो यहां पर नियम है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता, लोकसभा में जिस पार्टी को मेजोरिटी आएगी वो पार्टी क्या होगा, उसका जो लीडर होगा वो प्रधानमंत्री बन सकेगा और उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा। तो बहुमत के लिए कितना सीट होना चाहिए, 2/3। तो 2/3 मतलब कितना, है। तो फिर 2/3 क्या है बोल रहे हैं, 2/3 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना जी। तो कहे 2/3 मानेंगे उसको, 2/3 का अगर मान लीजिए 100 का 2/3 कितना होगा, 100 का 2/3 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा। आप 50% करिएगा तो कितना होगा। तो अंतर है कि नहीं है। एक वोट से सरकार गिर जाता है, आप कह रहे हैं कि एक का दिक्कत है। रामविलास जी अब नहीं है, लेकिन एक उनके वोट से अटल जी का सरकार गिर गया था ना, गिरा था ना। रामविलास जी का एक वोट नहीं मिलने के वजह से अटल जी की सरकार चली गई थी। आप कह रहे हैं थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम से कम, चाय का चीनी थोड़ी है, कि थोड़ा ज्यादा हो गया तो क्या दिक्कत है, थोड़ा कम हुआ तो क्या ऊपर से डाल के मिला लेंगे। नंबर है भाई। देखते हैं जब सरकार नहीं बनते तो सांसदों और विधायकों को ट्रक में भर के होटल में छुपा दिया जाता है कि भाई रहो तुम हमारा पार्टी को, हमारा आदमी हो, दूसरा पार्टी को वोट नहीं करना है तुमको, है ना। देखिए लोकसभा में अगर आप बहुमत होता है 50% से ज्यादा पर, तो ये आंकड़ा है 272 प्लस, 272 प्लस, है ना, 272 प्लस। मतलब कि अगर आपको केंद्र में सरकार चलाना है अपने दम पर, तो आपको कम से कम 272 से ज्यादा आपके सांसद लोकसभा में जीते होने चाहिए। तो मोदी जी 2014 से अपने दम पर और 19 में भी अपने दम पर इसलिए सरकार बना पाए क्योंकि 14 वाले में उनके अपने पार्टी का, यानी कि केवल बीजेपी का 282 सांसद जीत गया था, 282 बहुमत से ज्यादा था। और 2019 में तो इससे भी ज्यादा 303 इनकी अपनी पार्टी का। और अगर इनके अलायंस को जोड़ दे, इनकी एनडीए जो पार्टी थी, तो उसको 2014 में 300 से ज्यादा सीट था और 2019 में 350 से ज्यादा सीट हो गया एनडीए को, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो इनकी गठबंधन है। और इनका अपना भी जो है वो बहुमत से ज्यादा इनको नंबर है। तो इसीलिए ये सरकार चला रहे हैं और इनकी सरकार गिर नहीं पाती है ना, क्योंकि इनको जनता ने बहुमत दिया हुआ है। ठीक है, तो 272 से ज्यादा जिस भी पार्टी के या जिस गठबंधन के सांसद जीत जाएंगे वो लोग अपना एक नेता चुनेंगे
और वही नेता जाकर के राष्ट्रपति को दिखलाता है डाटा। जैसे मोदी जी जाकर दिखलाए होंगे कि देखिए हम जीत गए हैं चुनाव, हमारी पार्टी इतना सीट जीती है और ये सब लोग मिल करके हमको अपना नेता माने हैं। राष्ट्रपति देखे अच्छा 272 से ज्यादा है तो हाँ ठीक है, चलिए आपको शपथ करा देते हैं। तो राष्ट्रपति वही देखता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसी आदमी को बनाएगा जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। अब देखिए, अब यह हो सकता है कभी कभी कि कोई आदमी स्वयं लोकसभा का सदस्य नहीं लेकिन उसको बहुमत हो है, उसी को लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनाएंगे। जैसे मनमोहन सिंह 2004 में प्रधानमंत्री बने, 2009 में प्रधानमंत्री बने, लेकिन दोनों में से कभी भी वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े थे, वो राज्यसभा से थे और उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। तो मेन मामला है बहुमत का। आप में से यहां कोई बैठा हुआ आदमी है जो मान लीजिए कि 25 साल से ज्यादा का एज है, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य है, आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम आयु सीमा क्या है? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष। 25 वर्ष। अच्छा, ये 25 वर्ष मानने वाले कौन कौन लोग हैं जी जो कह रहे हैं कि 25? नहीं, तो मैं लोकसभा राज्यसभा पूछ ही नहीं रहा हूं ना, मैं तो बस इतना पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष। आप दो लोग हैं जो 25 वर्ष मान रहे हैं, है ना? बाकी 30 वर्ष कितने लोग मान रहे हैं? 30 है, 30। अच्छा, 35 मानने वाले कुछ 35 भी मानते हैं कुछ लोग, है? कुछ 35 को नहीं मानता है। मतलब सब लोग या तो मान रहे हैं कि 30 है या तो 25 है। अब बाकी कुछ लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, तो मतलब उनको है कि हमको क्या पड़ा, हमको थोड़ा ना बनना है ना? हम कौन सा फॉर्म डालने जा रहे हैं भाई चुनाव लड़ने? हमका जो होगा सो हम मान लेंगे, हमको क्या टेंशन है ना? देखिए, 25 वाले एकदम सही है, 25 इज द राइट आंसर। मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था, है ना? लेकिन ठीक है कि आप लोग अपना स्टैंड पे बने रहे। हमने कहा कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता, तो लोकसभा वाला नियम ना लगेगा। ये अलग बात है कि आज तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री 25 साल का नहीं हुआ जी। 25 साल का प्रधानमंत्री कोई बन जाए तो देश में बवाले हो जाएगा, पाकिस्तान का काम खत्म कर देगा वो, है कि नहीं? क्योंकि युवा आदमी होता है ना, तो थोड़ा एनर्जेटिक होता है और एनर्जेटिक के साथ साथ ब्लड भी थोड़ा सर्कुलेशन उसमें हाई रहता है, तो कब कौन एक्शन ले लेगा कोई नहीं जानता है। इसलिए हमारे देश में आप देखिए, मतलब अभी तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी, वो भी 40+ थे, है ना? तो हमारी आंखें तो तरस गई हैं युवा लोगों को प्रधानमंत्री देखने के लिए। लेकिन अलग बात है कि हमारे यहाँ 50+ वाले भी युवा होते हैं, है ना? हमारे देश में 50+ वाले लोग को भी युवा नेता कहा जाता है ना, कि भाई युवा है, युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। तो पता नहीं युवा किसको कहिएगा, ये समझ में नहीं आता है। युवा थे, कैसे युवा थे जी? जब प्रधानमंत्री बने तब युवा थे वो? हाँ, तब है जुनून युवा वाला था। तो जुनून तो मोदी जी का कम ना है, कहते हैं 56 इंच का सीना है। हाँ, 56 इंच के सीना का बात तो मोदी जी भी करते हैं, लेकिन अब बात कहने से नहीं ना होगा जी। प्रॉपर जो नियम है, जो ये है, वो होना चाहिए। हमारे सनातन के अंदर में या इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जो उपनिषद है, जवालु उपनिषद, है ना, जिसमें 4 आश्रम का चर्चा है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, उसमें सारा बताया हुआ है कि 1 से 25 में आप जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में है, 25 से 50 के अंदर में आप गृहस्थ आश्रम में है ना? तो यही तो समय है ना युवावस्था की। अब आप उसको लेके चलिए 50 पर, 60 पर, 70 पर, है ना? तो वहां पर अब ये हो सकता है कि आप युवा मन कह दे, है ना, लेकिन जो युवावस्था है वो तो एक लिमिटेड समय के लिए, तभी तो इसका एक बायोलॉजिकली भी बाइफर्केशन किया गया है, बंटवारा किया गया है। खैर, तो देखिए, लोकसभा में आपको बहुमत होना चाहिए और आप लोकसभा के सदस्य हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? और इससे यह भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप स्वयं चुनाव लड़े हैं कि नहीं लड़े हैं, आप राज्यसभा के भी हैं कि नहीं है। हमारे देश में लोकसभा या राज्यसभा आप किसी के सदस्य नहीं भी हैं
तो कम से कम 6 महीने के लिए तो आप मंत्री बन ही सकते हैं। मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री भी। आप किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हैं, लेकिन बहुमत अगर आपके साथ है, आप यहां पे बैठ के क्लास कर रहे हैं, और चुनाव हो गया, चुनाव में से आप ही में से एक पार्टी ने नेता मान दिया किसी को कि हम इसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, और आप लोकसभा राज्यसभा के सदस्य नहीं है, फिर भी आप प्रधानमंत्री बनिएगा, क्योंकि बहुमत आपके साथ है। हाँ, अब क्या होगा, तो आपको 6 महीना के अंदर जल्दी से जल्दी किसी भी एक सदन का सदस्यता लेना पड़ेगा, या तो लोकसभा का या फिर राज्यसभा का। ले लीजिएगा तो कंटिन्यू रहिएगा, और नहीं लीजिएगा तो फिर आपको इस्तीफा देना पड़ेगा 6 महीना के बाद। मतलब कि किसी सदन का सदस्य रहे बिना भी आप 6 महीना तक मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने से ज्यादा अगर आपको मंत्री बनना है तो आपको किसी भी सदन से सस्ता लेना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री किसी भी सदन का हो सकता है या किसी सदन का नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर उसके प्रधानमंत्री बनने के लिए उसके पास बहुमत होना चाहिए, उसके पास नंबर होना चाहिए। अगर नंबर नहीं होगा तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। बताइए समझ में? लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, पहला बात। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ठीक है, दूसरा एक और लाइन लिखेंगे कि प्रधानमंत्री अथवा मंत्री, प्रधानमंत्री अथवा मंत्री कोई भी बिना संसद के किसी सदन का सदस्य रहे, बिना संसद के किसी सदन का सदस्य रहे 6 महीने तक का सदस्य रहे, 6 महीने तक बन सकता है, 6 महीने तक बन सकता है। लेकिन यदि 6 महीने से ज्यादा रहना है तो इसके लिए संसद के किसी सदन से सदस्यता लेना पड़ेगा। तो इसके लिए संसद के किसी सदन से सदस्यता लेना पड़ेगा। ओके, संसद के किसी सदन से सदस्यता लेना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हैं ना जी, कि अगर आप पीएम बनना है या कोई भी अदर आपको मिनिस्टर बनना है, तो आप, एक तो है कि आपको सदन का सदस्य रहना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं भी हैं तो आप बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने तक ही। 6 महीना से ज्यादा अगर आपको बनना है तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी। जैसे कि जब 19 में सरकार बना तो उस समय अब सरकार के पास बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम विदेश मंत्री किसको बनाएं, क्योंकि बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है, बहुत एक्सपीरियंस आदमी चाहिए, और सुषमा स्वराज जी का डेथ हो गया था, तब किसको बनाए। तो आईएफएस ऑफिसर एस जयशंकर साहब, जो विदेश मंत्री जब सुषमा स्वराज थी तो वो विदेश सचिव के तौर पे काम किए थे, है ना। तो मोदी जी ने सोचा कि ये अच्छा आदमी है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, इसको पूरा अनुभव है, क्योंकि बहुत साल का सर्विस किए है, अमेरिका में भारत के राजदूत रहे थे, तो बहुत एक्सपीरियंस है इस आदमी को, और जो कि वो दिख भी रहा है। आज भारत की फॉरेन पॉलिसी जो इतनी बेहतरीन स्थिति में है, इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं एस जयशंकर को जाता है, क्योंकि एस जयशंकर साहब निहायत, मतलब अब यूपीएससी क्वालिफाइड बंदा, यूपीएससी पास करके, अब थोड़ा ना खाली वोट से जीत के गए हैं, पढ़ के एग्जाम पास करके चयनित हुए, यूपीएससी में आईएफएस के पद पर देश, अलग अलग विश्व के देशों में जाकर नौकरी किए, जहां पर वो भारत के एम्बेसडर के रूप में रहे, और आज भारत के विदेश मंत्री हैं। तो ऐसा आदमी जब बनेगा तो सीधी सी बात है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत रहेगा,
और थियोरेटिकल नॉलेज भी रहेगा, दोनों चीज पढ़े भी हैं और वो काम भी किए हैं, तो इसलिए वो अच्छा काम कर रहे हैं वहां पर। तो मोदी जी ने उनको बना दिया, बोला कि उनको कहा कि आप रिजाइन कर दीजिए, उनको इस्तीफा दिलवाया और कहा कि सीधे आपको हम विदेश मंत्री बना देते हैं, पहले आप अंडर में काम करते, आप स्वतंत्र आप ही काम कीजिए। लेकिन उस समय तो वो नौकरी कर रहे थे, तो संसद के किसी सदन के तो सदस्य थे नहीं, लेकिन मोदी जी ने इस्तीफा दिलवा के उनको मंत्री बना दिया, वो मंत्री बन गए। तब अब हुआ कि अब 6 महीने के बाद तो उनको हट जाना पड़ता, क्योंकि अभी नियम क्या है कि आप 6 महीना तक तो रह सकते हैं बिना किसी सदन के सदस्य रहे, लेकिन अगर आपको 6 महीना से ज्यादा रहना है तो आपको किसी ना किसी सदन का सदस्यता लेना पड़ेगा। तो प्रत्येक 2 साल पर हमारे देश में राज्यसभा का चुनाव होता है, किसी ना किसी स्टेट में चुनाव राज्यसभा का हमेशा चलते रहता है। तो राज्यसभा से एस जयशंकर साहब को संसद का सदस्य बना दिया गया, आज वो राज्यसभा मेंबर है। आप देखते होंगे राज्यसभा के मीटिंग में वो आते हैं, है ना, तो अब वो मंत्री भी है। ऐसे ही जब इंदिरा जी का 1984 में सिख दंगा में जब डेथ हुआ तो प्रधानमंत्री बना दिया गया किनको, राजीव गांधी। उस समय राजीव गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे, वो तो जॉब कर रहे थे, तो तुरंत तत्कालिक राष्ट्रपति ने उनको बुलाया, उनको प्रधानमंत्री बना दिया और फिर उनको संसद का सदस्य बना दिया गया। और फिर उनकी पार्टी थी, उस पार्टी ने उनको अपना नेता मान लिया। तो कहने का मतलब है कि आप संसद के सदस्य नहीं भी हैं और अगर आपके पास लोकसभा में बहुमत है तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आप संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है और आपको प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आपको मंत्री बना, तो बना सकते हैं, बना देंगे और फिर 6 महीने के अंदर किसी ना किसी सदन से आपको सदस्यता दिलवा देंगे। तो अगर दिला देंगे तो फिर आप कंटिन्यू फिर रहिएगा जब तक सरकार रहेगी तब तक। बताइए समझ में? तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है कि ये लोकसभा और राज्यसभा की किस प्रकार से क्या स्थिति है। ठीक है, तो यहां लोकसभा में बहुमत जिसको होगा उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। बात आई समझ में? दूसरा है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तब देखिए अब कौन कैबिनेट मंत्री बनेगा, कौन राज्य मंत्री बनेगा, कौन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनेगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जब शपथ लेना होता है ना तो राष्ट्रपति को अपना नाम दे देता है कि हम तो प्रधानमंत्री बनेंगे, और साथ में अन्य मंत्रियों का नाम भी राष्ट्रपति को भेज देता है प्रधानमंत्री की, देखिए हम प्रधानमंत्री हैं, ये सब हमारा मंत्री है। तो प्रधानमंत्री जिसको चाहता है वही मंत्री बनता है। ठीक है, तो वो लिस्ट चल जाता है, तो यही राष्ट्रपति देखते हैं, बारी बारी से बुलाते हैं कि भाई प्रधानमंत्री का शपथ हो गया, अभी मंत्रियों की शपथ होगी, फिर मंत्रियों का शपथ होता है ना, और उसके बाद जो है सो ये पूरी व्यवस्था चलती है। तो यही यहां पर कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, है ना, अब प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। यानी कि गृह मंत्री कौन होगा, रक्षा मंत्री कौन होगा, ये राष्ट्रपति डिसाइड नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री डिसाइड करता है ना। वही लिस्ट भेजता है राष्ट्रपति के पास कि ये लोग हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल में शामिल होगा। बताइए समझ में? 74-75 में कोई दिक्कत कि प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे और अन्य मंत्री कैसे बनेंगे? क्लियर है? अब कुछ बात लिख लीजिए नोट करके। क्या जाना है क्या, कोई बात है? अच्छा ठीक है, तुम निकली जाइए, ऐसा भी 10 मिनट में क्लास छुट्टी हो गई भी ना। चलिए अब देखिए, अब कुछ नोट करके लिखना है आपको। लिखना है कि मंत्री सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा। मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा। मंत्री सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब इसका क्या मतलब? ये पूछा जाता है कि मंत्री सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। इसका मतलब यह है कि देखिए, अभी आपने देखा ना कि लोकसभा में जब बहुमत होगा तभी सरकार चलेगी, और सरकार का मतलब मंत्री होता है। तो अगर लोकसभा में बहुमत खत्म हो गया तो सरकार गिर गई।
तो सरकार गिर गई मतलब कि अब मंत्री कोई नहीं रहेगा, सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाएगा तुरंत। तो इसलिए कहते हैं कि मंत्री सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मतलब कि जो मिनिस्टर हैं, यानी कि प्रधानमंत्री और अन्य मिनिस्टर्स, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि सरकार लोकसभा के बल पर चल रही है ना जी, लोकसभा में बहुमत है तब ना सरकार चल रहा है। तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद में जो भी लोग हैं उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको मंत्री बने रहना है, उनको अगर सरकार में रहना है तो यहां पर नंबर कम ना हो, सांसद खिसियाए नहीं, यहां पर सब खिसिया के अगर मोदी की सरकार चल रही है, आज ही उन्हीं के पार्टी के सांसद उनका विरोध कर दे और कहे कि हम इनका समर्थन नहीं करते, तो आज ही इस्तीफा देना पड़ जाएगा, आज ही उनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा और सरकार गिर जाएगी। लेकिन उनकी अच्छी बात क्या है कि उनकी अपनी ही पार्टी जो है वो बहुत पावरफुल है फिलहाल, मतलब उसके बहुत सारे सांसद हैं, 272 से ज्यादा उनके अपने सांसद हैं। तो अपना पार्टी का सांसद सब अगर एगो दूगो निकलबो करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर निकलेगा तो उसी का सस्ता खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए वो कानून बना है, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, कि कोई सांसद या विधायक अपना पार्टी छोड़ के जाएगा तो उसका सदस्यता ही खत्म हो जाएगा। सांसद कहां सांसद खरीदा है, कौन सांसद खरीदा है? तो विधायक ना खरीदा है, और वो खरीदा है तो उसमें भी नियम है कि एगो अकेला चाहे दूगो जाएगा तो सदस्यता खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर एक साथ 2/3 2/3 अगर निकल गया तो एंटी डिफेक्शन लॉ उस पर काम नहीं करेगा। अब सांप के जहर उस पर काम नहीं करेगा जो पहले से सुई ले, समझ रहे हैं? एंटी डिफेक्शन में अगर एक दो को निकल के जाएगा तो उसका सस्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन एक साथ पार्टी का जितना सांसद जीता, विधायक जीता है, उसका अगर 2/3 विधायक निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ, एकनाथ शिंदे है ना, 56 को विधायक वे शिवसेना का जीता था, उसमें 40 लेके खुदे भाग गए, तो 2/3 से ज्यादा हो गया। तो देखिए मुख्यमंत्री बन के बैठल है, असदस्तों नहीं खत्म हुआ, शिवसेना का हालत खराब हो गया। तो अगर 2/3 भागेगा एक साथ तो सदस्य नहीं खत्म होगा। लेकिन एक दो वही अगर एकनाथ शिंदे अकेले भाग के आए होते या 2 चाहे 3 को भाग के आया होता तो सबका सदस्यता खत्म हो जाता। तो सिंगल अगर कोई भागेगा तो सदस्यता खत्म। जैसे मध्य प्रदेश में सदस्यता खत्म हुआ था, इसलिए मध्य प्रदेश में मध्यावधि चुनाव हुआ, तो फिर जितना लोग भागा था वो सब उस पार्टी छोड़ के बीजेपी का टिकट लेकर चुनाव लड़ गया था। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, पहले तो कांग्रेस की सरकार चल रही थी ना, लेकिन कांग्रेस से खत्म होकर के फिर क्या है, मामा चाचा का बोलते हैं उसको, मामा बोलते हैं ना, मामा कहलाते हैं ना वो, है ना। तो मामा की सरकार आ गया। फिर एगो बिहार की लोक गायिका है जी, है ना, बड़ी फेमस है, क्या नाम उनका है, नेहा सिंह राठौर, बड़ी गाती है जी, बड़ी बोलबो करती है, लब लब, है ना, कुछ बोलती है, उसको भी सही चीज कहीं नहीं दिखता है, खाली गड़बड़े दिखता है। हर लोग का अपना बिजनेस चल रहा है, जिसको मालूम है, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजी, रणनीति, कि अगर सब लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं, हम समर्थन करेंगे तो हम दब जाएंगे। तो हम क्या करें, हम गलियाएं सरकार को, हम सरकार को भला बुरा बोले, हम केंद्र में आ जाएंगे। अच्छा आदमी को जल्दी कोई पहचानता है? यहाँ सब शांत, एगो कोई नौटंकी शुरू कर दे यहाँ क्लास में, है यहाँ सब खराब है, यहाँ सब, अब पूरा वो सेंटर ऑफ मतलब जो है वही बन जाएगा, सब लोग उसी को देखेगा और उसका परिचय सब लोग जान जाएगा। तो ये होता है, परिचय देने का 2 तरीका होता है, या तो अच्छा काम करके दीजिए, अच्छा करेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो कुछ बम फोड़ दीजिए कहीं, अब बम फोड़ दिया, एक के दिन न्यूज छप जाएगा कि भाई बम फोड़ लो, है ना, वो हो जाएगा। कुछ काम ऐसा ही करती है ना, कुछ अच्छा मुद्दा उठाती है, लेकिन हर मुद्दा में कमी देखना ये भी ठीक बात नहीं है ना। व्यक्ति को क्या होना चाहिए, जो हमेशा बोलता हूं, निष्पक्ष, किसी पक्ष में नहीं, है ना, अपना एक पक्ष होना चाहिए जिसमें एकदम तौल करके, जहां सही है उसको सही कहिए, जहां गलत है उसको गलत कहिए। ना तो कोई व्यक्ति 100% गलत हो सकता है, ना कोई व्यवस्था 100% गलत हो सकती है ना। देखने का अपना तरीका है कि हम खाली गलती देखते हैं कि खाली अच्छाई। कोई आदमी 100% सही भी नहीं हो सकता है ना। तो जो भक्त होते हैं, है ना, वो खाली सही देखते हैं, और जो विरोधी होते हैं वो खाली गलती देखते हैं। इस सब में वो होता है नेक्स्ट लेवल का अंधभक्त, है ना, उसको कुछ गलती दिखबे नहीं करता है ना, वो कहियो गलती पर बातें नहीं करेगा, चर्चे नहीं करेगा। तो यहां पर सरकार चलाए रखने के लिए लोकसभा में बहुमत बना के रखना कंपलसरी है, जरूरी है कि लोकसभा में बहुमत बना रहे। क्लियर है? तो लोकसभा में बहुमत नहीं बना रहेगा तो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी तो सबको इस्तीफा देना पड़ जाएगा, है ना।
तो इसलिए यहां पर बहुमत बना करके रखना जरूरी है। जैसे अभी देखिए बिहार में अपने नीतीश जी एकदम 100% के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, हमेशा अपना नाम पर बहुमत बना के रखते हैं। हम लोग के स्टेट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बदलता है, विपक्ष का नेता चेंज होता है, लेकिन मुख्यमंत्री चेंज नहीं होता है जी। मुख्यमंत्री फिक्स है। तो मुख्यमंत्री अपना विधानसभा में बहुमत बना के रखे हुए हैं, कभी बीजेपी के माध्यम से, कभी आरजेडी के माध्यम से, है ना। कोई ना कोई इनको सपोर्ट कर देता है, और सपोर्ट कर दिया, वो विधानसभा में उनको बहुमत हो गया। यहां भी वही नियम है कि विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होगा। तो विपक्ष में चाहे कोई भी हो, पक्ष में नीतीश जी हमेशा बहुमत बना के रखते हैं, जबकि उनका सीट सबसे कम। आज जो ज्यादा सीट लेके आता है सब उनके पीछे खड़ा हो जाता, लाइन में लग जाता है। हम लोग भले इस पर उनका आलोचना कर दे, उनको क्रिटिसाइज कर दे, लेकिन एक क्रेडिट तो उस आदमी को देना पड़ेगा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो आदमी अपना महत्व तो बना के रखा हुआ है ना लगातार इतना साल से। ये तो बाकी पार्टियों की असफलता है कि उस आदमी के पार्लर लीडर खड़ा नहीं कर पाई बिहार के अंदर में, तभी ना इनकी मजबूरी है। आज भी वो लोग कह रहे हैं कि हम ये है वो है, लेकिन आज अगर नीतीश जी छोड़ के जाए तो वो लोग अपना काना पर बैठा लेगा, फिर वो बैठा लेगा। आज छोड़ के जाएंगे, आप फिर 3 महीना बाद आएंगे ना तो ये लोग बैठा लेगा। ये दोनों इंतजार कर रहा है, क्योंकि दोनों को मालूम है कि इसके बिना नहीं होगा भाई, है ना। बिना पौड़िया के सोहर ना होगा। पता है जी, गौवा में तो पौड़िया नाचता है, सब बच्चा उच्चा होता है तो, है ना। तो नीतीश जी हुए हैं, इनके बिना सरकार बिहार में नहीं बनता है ना। इसलिए तो सोचिए, हम लोग बचपन में थे, 2005 की बात है, सोचिए उस समय स्कूल में पढ़ते थे कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, और अभी देखिए अभी वो पढ़ रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री। पता नहीं अभी कब तक पढ़ेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, है ना। तो वो होता है यहां पर बहुमत बना के रखना। यहां पर बहुमत बना रहेगा तो लोकसभा में बहुमत बना रहेगा तो आप प्रधानमंत्री मंत्री बने रहेंगे, और अगर विधानसभा में बहुमत बना रहा तो आप मुख्यमंत्री और मंत्री बने रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। अगर आपसे पूछा जाए कि मंत्रियों का कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होती है, तो लोकसभा के प्रति, क्योंकि लोकसभा में यदि बहुमत खत्म हो गया, बहुमत कम हो गया, अविश्वास प्रस्ताव नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन यदि लोकसभा में पास हो गया तो सरकार उसी दिन गिर जाती है, और फिर जो है सो मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ जाता है। ठीक है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। और एक लाइन और लिखेंगे कि मंत्रियों की व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है। राष्ट्रपति के प्रति होता है। ठीक है, समझ रहे हैं। कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति और इंडिविजुअली प्रेसिडेंट के प्रति। हाँ, सब आपको 75 में देखना है, राष्ट्रपति के प्रति। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि चूंकि इनको नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं ना। मंत्रियों को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, और इनको हटाता भी कौन है, राष्ट्रपति। तो जिसको नियुक्ति और हटाने का काम राष्ट्रपति ही करता है, इसलिए ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनकी बनती है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बनता है, वो राष्ट्रपति के प्रति बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो है वो राष्ट्रपति के प्रति। ऐसे राज्य में मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति, अब व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति। कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए ऐसा हो कि कोई मंत्री है जो बहुत बदमाशी कर रहा है ना, और उसको प्रधानमंत्री कह रहा है कि भाई तुम इस्तीफा दे दो, और इस्तीफा नहीं दे रहा है, प्रधानमंत्री का बात नहीं सुन रहा है। चाहे राज्य में कोई मंत्री है बहुत गड़बड़ कर रहा है, अब मुख्यमंत्री उसको कह रहा है कि इस्तीफा दे दो, तो इस्तीफा देने, राज्यपाल से कह रहे हैं कि इस्तीफा दे लीजिए, राज्यपाल कह रहा है कि इस्तीफा दो, और इस्तीफा दे ही नहीं रहा है। अब जबरदस्ती तो लेंगे नहीं इस्तीफा, उसको देना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा, प्रोसेस है, और दे ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी मंत्री को हटाना है तो बताइए कि क्या किया जाएगा। प्रधानमंत्री उसको कह रहे हैं, राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भाई तुम इस्तीफा दो, और इस्तीफा देने को तैयार नहीं है,
और उसको मंत्री हटाना, क्योंकि उसके वजह से सरकार की बहुत आलोचना हो रही है, सरकार की बहुत खिल्ली उड़ाई जा रही है, सरकार को बहुत दिक्कत हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या रास्ता बचता है? भाई राष्ट्रपति को कहला महाभियोग लगाइएगा, वो बेचारा तो है संविधान का उल्लंघन करके तो ये हसुआ के बिहार में खुरपी के गीत कहे गा रहे हैं आप लोग? ये बात तो हम पूछ भी नहीं किए हैं, तो ये कहला बोल रहे हैं? हम इतना पूछ रहे हैं, मंत्री का बात कर रहे हैं ना जी। राष्ट्रपति कह रहा है, अब मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री कह रहा है मंत्री से कि भाई तुम इस्तीफा दे दो, तुम्हारे वजह से सरकार की बहुत खामी हो रही है, सरकार की बहुत आलोचना हो रही है, तुम्हारे वजह से हमें दिक्कत हो रही है, तुम रोज कुछ गलत कर रहे हो और हमको जवाब देना पड़े, इसलिए तुम इस्तीफा दो। अब मंत्री इस्तीफा कर रहे हैं ना, हम देवे नहीं कर, बन गए हम देवे नहीं करेंगे, जा। तब ऐसे में प्रधानमंत्री क्या करे, ऐसे में राष्ट्रपति क्या करे? नहीं मालूम। देखिए, सरकार का ध्रुव होता है प्रधानमंत्री, केंद्र में प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री, इनके वजह से सरकार चलती है। तो अगर प्रधानमंत्री के कहने पर भी मंत्री को इस्तीफा नहीं दे रहा है, तो प्रधानमंत्री अपने इस्तीफा दे देगा, स्वयं रिजाइन कर देगा। जाएगा राष्ट्रपति के यहां, कहेगा रुकिए नहीं दे रहा है ना, नहीं, उसका उपाय करते हैं, अपने इस्तीफा दे देगा। और प्रधान के पास तो बहुमत है, तो कहेगा कि हम आज इस्तीफा दिए, कल फिर हम शपथ लेंगे। अब जैसे ही प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है, पूरी सरकार की इस्तीफा स्वयं हो जाता है, अपने आप हो जाता है, अलग से किसी को इस्तीफा देने का जरूरत नहीं है, पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा हो जाएगा। प्रधानमंत्री इस्तीफा दिया मतलब कि सरकार खत्म। एगो प्रधानमंत्री इस्तीफा दिया मतलब सब आदमी इस्तीफा दे दिया, तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देगा, अब ऑटोमेटिकली उसका इस्तीफा हो गया। अब फिर प्रधानमंत्री कहेगा कि सुनो, कल सुबह हम राज्यपाल से चाहे राष्ट्रपति से कहेगा प्रधानमंत्री कि कल 10 बजे हम फिर शपथ लेने वाले हैं। उस दिन फिर एक लिस्ट बना देगा नया, और उस लिस्ट में उस आदमी का नाम नहीं देगा। अब वो अपना घरे रहे, इस्तीफा दिया भी नहीं, उसका इस्तीफा भी हो गया। ये प्रैक्टिकल बिहार में हुआ है। बिहार में जब 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का अलायंस हुआ था और सरकार बनी थी, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री, तो उसके बाद बहुत सारा घोटाले का आरोप लगने लगा, बहुत सारा आरोप लगा तेजस्वी के ऊपर में। तो नीतीश जी क्या किए, खुद ही जाके इस्तीफा दे दिए। वही नहीं कहने गए कि तेजस्वी आप इस्तीफा दीजिए, इसलिए वो बोले कि हम नहीं बोले। यार तेजस्वी बहुत बार उस समय बोलते थे ना कि हमको कभी नहीं बोले इस्तीफा देने के लिए, तो वो इंजीनियर आदमी को बड़े दिमाग है भाई, है ना। आएगो लालू जी को डायलॉग बोलते हैं नीतीश जी के लिए कि कहवा दून दांत होता है, उनको पता नहीं चलेगा कब काट दिए, है ना। तो उका हुए सीधे का किए, चल गए राज्यपाल के यहां इस्तीफा दे दिए। अब जैसे मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिए, वैसे क्या हुआ, अब तेजस्वी का अपने आप इस्तीफा हो गया। और शाम को इस्तीफा दिए नीतीश कुमार, और उसी समय राज्यपाल से कह दिया कि सुनिए कल सुबह 10 बजे हम शपथ लेंगे, जबकि उनके पास नंबर नहीं था। तो इधर सुशील मोदी बैठे हुए थे। अब कोई आपके घर में झगड़ा का इंतजार कर रहा है, वो तो मौके का ना तलाश में कब झगड़ा लगे। तो इधर जैसे नीतीश इस्तीफा दिए, सुशील मोदी कहते हैं बिना शर्त समर्थन देते हैं, बिना कोई शर्त के। का है, पड़ोस में आग लगल है ना, तो इसमें हमारा अपना फायदा है, तुरंत समर्थन दे दिए। समर्थन दिया, फिर अगला दिन नीतीश कुमार शपथ ले लिए, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन तेजस्वी हो गए विपक्ष के नेता, जबकि एक दिन पहले उप मुख्यमंत्री थे। तो उनको बोलने भी नहीं गए, उनको कहने भी नहीं गए कि आप इस्तीफा दे दीजिए, अपने इस्तीफा दे दिए, और अपने इस्तीफा देकर के पूरा स्थिति ही बदल दी है। तो केंद्र में प्रधानमंत्री या राज्य में मुख्यमंत्री शासन का धुरी होता है, वही न्यूक्लियस है, उसी के माध्यम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। और वही धुरी, अगर वही खत्म हो जाएगा तो मामले गड़बड़ हो जाएगा सब, है ना। तो इसलिए वही इतना इस्तीफा दे देता है, उसके इस्तीफा देने के बाद ये हो सकता है। हाँ बिल्कुल जाइए, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि किस प्रकार से पूरा का पूरा सिस्टम जो है सो चलता है, ठीक है। तो इसलिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है राष्ट्रपति के प्रति, और सामूहिक उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति, ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति। यह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का केंद्र में होता है,
राज्य में ऐसे ही होता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का होगा विधानसभा के प्रति, और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा राज्यपाल के प्रति। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी ये आपको बता ही चुके हैं कि केंद्र में मिनिस्टर कितने हो सकते हैं, 15%, है ना, 15% ही मंत्री हो सकते हैं। और ये किसके तहत, तो ये आपको किसके तहत होंगे, 15% मिनिस्टर। तो ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ये नियम बना है। क्लियर है? तो यहां पे इसको आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और यही नियम राज्यों के लिए भी है, राज्यों में भी यही नियम है कि विधानसभा के कुल संख्या का 15%। लेकिन राज्य में एक और नियम है, कभी कभी राज्य के लिए पूछ सकता है कि राज्य में न्यूनतम मंत्रियों की संख्या क्या हो सकती है, मिनिमम जो नंबर है मिनिस्टर्स का वो क्या हो सकता है। मैक्सिमम तो फिक्स है कि 15% का स्ट्रेंथ होना चाहिए, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम होगा लेकिन इससे ज्यादा नहीं। लेकिन न्यूनतम कितना, तो न्यूनतम है 12। किसी राज्य में कम से कम 12 मंत्री तो होने चाहिए, है ना, कम से कम 12 और मैक्सिमम 15% उस राज्य की विधानसभा का 15%, ठीक है। लेकिन अब कुछ राज्य जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा राज्य सब छोटा छोटा राज्य है, तो वहां पर नंबर 12 से भी कम होता है। तो जहां पर जनसंख्या ही कम है तो उसको एक्सेप्शनल केस में रखा गया, उसको अपवाद में रखा जाता है। बाकी जो बड़े स्टेट हैं जहां पे ठीक ठाक जनसंख्या है वहां का ये नियम है कि 15% विधानसभा के कुल जनसंख्या का और मिनिमम 12 होगा। और ऐसे ही विधायकों का संख्या भी निश्चित है, विधायक का संख्या भी निश्चित है कि किसी भी राज्य में मैक्सिमम अगर विधायक होंगे तो 500, इससे ज्यादा नहीं। मतलब मैक्सिमम विधायकों की संख्या 500 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी, यह भी निश्चित है किसी राज्य के अंदर में मैक्सिमम। तो सबसे ज्यादा अभी अगर आप देखिएगा तो वो कहां होते हैं, यूपी में 403, है ना, यूपी में 403 होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ नियम जो है सो निश्चित किए गए। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, हाँ जी। नहीं, राज्यसभा अलग चीज है, राज्यसभा केंद्र में होता है, विधानसभा तो राज्य में होता है। विधानसभा विधान परिषद राज्य में होता है, वहां लोकसभा राज्यसभा होता है। लोकसभा राज्यसभा अभी पढ़ाई भी नहीं किए, तभी समझिए भी मत इसको, अभी इसको मत समझिए, इसका लोड मत लीजिए। अभी लोकसभा राज्यसभा आएगा, संसद जब पढ़ाएंगे तब। आर्टिकल 79, है ना, आर्टिकल 79 में सुन लोगा संसद कि घर है उसमें 2 कमरा है, एक का नाम लोकसभा है, एक का नाम राज्यसभा है। तो वहां जब पढ़ेगा तो वहां समझ में आ जाएगा। यहां तक समझ में आया ना? हाँ, जहां जैसे पहुंचेगा वहां तक समझ में आ जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है। आगे है आर्टिकल 76, महान्यायवादी। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, ठीक है। अब ये महान्यायवादी क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास, ठीक है।